Hello and welcome everyone. I hope everyone is good and safe. We are discussing first chapter in economics, that is development. This is the second and last part of this chapter because we will complete this chapter in this video. So now let's start. इस चैप्टर की पिछली वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट में हमने ये टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं, जिसमें डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, उसके अलावा इनकम एंड अदर गोल्स और नेशनल डेवलपमेंट। इफ़ यू हैव मिस्ड दैट वीडियो, अगर आपने वीडियो मिस की है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अगर आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी बहुत भी जलती हो तो ये सवाल ज़रूर दिमाग के समुद्र में गोते लगा रहा होगा कि जब डेवलपमेंट में कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं तो फिर कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड क्यों मानी जाती है और कुछ कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड क्यों मानी जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। जब हम किन्हीं दो कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो बहुत सी चीज़ें देखते हैं। उनमें कुछ चीज़ें सेम यानी कॉमन हो सकती हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट यानी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें कुछ एक ऐसी चीज़ ढूंढनी होती है जो सारी कंट्रीज में कॉमन हो, सेम हो, उसी के बेस पर हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि क्लास में सारे स्टूडेंट्स सेम नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स सलमान खान की तरह हेल्दी बॉडी बिल्डर होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह पतले दुबले होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हाइट में बहुत ज़्यादा यानी अमिताभ बच्चन होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हाइट में बहुत कम यानी राजपाल यादव होते हैं। लेकिन इतनी सारी डिफरेंट थिंग्स होने के बावजूद हमें कुछ ऐसी चीज़ें तलाश करनी होंगी जो सारे स्टूडेंट्स में कॉमन हो, और वो क्या होगा? स्टडी। स्टूडेंट्स स्कूल में स्टडी के लिए आते हैं, तो हम इस स्टडी को बेस मानकर सारे स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कौन सा स्टूडेंट स्टडी में कैसा है और कौन सा स्टूडेंट कैसा है। यही बात डेवलपमेंट पर लागू होती है। डेवलपमेंट में दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम उनकी इनकम चेक करते हैं। कंट्री की इनकम को जांचा जाता है। कंट्री की इनकम क्या होता है? कंट्री की इनकम का मतलब होता है कि एक साल में किसी एक कंट्री के सभी लोगों की एवरेज इनकम, यानी एक साल में कंट्री की टोटल पॉपुलेशन ने कितनी इनकम कमाई, कितना पैसा कमाया, उसका एवरेज निकालते हैं, तो वही कंट्री की इनकम मानी जाती है। कंट्री की एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंट्री रिच और कौन सी कंट्री पुअर यानी लो इनकम मानी जाती है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें ये तय किया गया था कि जिस कंट्री की एनुअल इनकम यानी सालाना इनकम 12,736 यूएस डॉलर होगी, वो कंट्री रिच मानी जाएगी यानी डेवलप्ड मानी जाएगी। और जिस कंट्री की सालाना यानी एनुअल इनकम ओनली 1045 है यानी सिर्फ 1045 यूएस डॉलर है, तो वो कंट्री पुअर यानी अंडर डेवलप्ड मानी जाएगी। हमारा देश यानी भारत लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमारे देश की एनुअल इनकम है 1570, जो कि लोवेस्ट कैटेगरी 1045 से ज़्यादा है। हमारे देश की एनुअल इनकम है 1570 यूएस डॉलर, इसीलिए हमारा देश लो मिडिल क्लास कैटेगरी में आता है। अब जिन कंट्रीज़ की एनुअल इनकम 12,736 यूएस डॉलर है वो डेवलप्ड, और जिनकी 1045 या उससे कम है तो वो अंडर डेवलप्ड मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हमने पहले ही ये जान लिया है कि लोग इनकम के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी, फ्रीडम और दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। इसी तरह किसी कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट को जानने के लिए भी कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कुछ डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए उनके बीच डेवलपमेंट क्राइटेरिया जानने के लिए
हम कुछ रिपोर्ट्स और सर्वेज देखेंगे, कुछ रिकॉर्ड चेक करेंगे और ये रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड या सर्वे 2015 और 16 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए किए गए इकोनॉमिक सर्वे के हैं, ना कि किसी सड़क छाप और झोला छाप रिपोर्ट सर्वे के हैं। इस रिपोर्ट में इंडिया के 3 स्टेट्स महाराष्ट्र, केरला और बिहार को अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग बेस पर एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश की गई है और ये रिपोर्ट्स ओरिजिनल ऑथेंटिक हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम यानी एनुअल इनकम सबसे ज़्यादा यानी 1,17,091 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़। महाराष्ट्र में लोगों की सालाना इनकम 1,17,091 रुपये है एक साल की, जबकि केरल की एनुअल इनकम 1,03,820 रुपीज़ है और बिहार की एनुअल इनकम सिर्फ 31,199 यानी बिहार में एवरेज पॉपुलेशन एक साल में सिर्फ 31,199 रुपये ही कमा पाती है। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र इन तीनों स्टेट्स में सबसे रिच स्टेट माना जाता है और बिहार सबसे पुअर स्टेट माना जाता है। दूसरी चीज़ IMR यानी इन्फेंट मोरालिटी रेट। इसका मतलब होता है कि 1000 न्यू बॉर्न बेबीज़ में से एक साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो गई। महाराष्ट्र में एक साल के अंदर 1000 में से 24 न्यू बॉर्न बेबीज़ की डेथ हो जाती है, जबकि केरला में 1000 में से 12 न्यू बॉर्न बेबीज़ की एक साल के अंदर ही अंदर डेथ हो जाती है और यही रेट बिहार में सबसे ज़्यादा है, यानी बिहार में IMR 45 है। इसका मतलब बिहार में 1000 न्यू बॉर्न बेबीज़ में से एक साल के अंदर अंदर 45 बेबीज़ की डेथ हो जाती है। लिटरेसी रेट यानी कितने परसेंट लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, इस बेस पर अगर हम बात करें, रिपोर्ट्स और सर्वेस चेक करें तो महाराष्ट्र में 82% लोग लिटरेट हैं यानी पढ़ना लिखना जानते हैं। केरला में 92% यानी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में है और बिहार में सबसे कम यानी सिर्फ 62% लोग ही पढ़ना लिखना जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 100 में से कितने बच्चे 14 to 15 ईयर्स की एज में स्कूल छोड़ देते हैं, यानी 14 से 15 साल की उम्र आते आते कितने स्टूडेंट स्कूल छोड़ देते हैं यानी पढ़ाई बीच में ही रोक देते हैं। इस बेस पर अगर हम रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड चेक करें तो महाराष्ट्र में 100 में से 64 स्टूडेंट्स बच्चे 14-15 साल की उम्र के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। केरला में 100 में से 78 बच्चे 14-15 साल की एज में आकर स्कूल छोड़ देते हैं और बिहार में 35 यानी 35 बच्चे इस एज में आकर स्कूल छोड़ देते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारे वो रिकॉर्ड्स हैं, बेस्ड हैं और कैटेगरीज हैं जो इनकम के अलावा डेवलपमेंट में काउंट की जाती हैं, जिससे स्टेट और कंट्री की डेवलपमेंट और इनकम पर फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। ऐसी सेवाएं, ऐसी चीज़ें या ऐसी फैसिलिटीज़ जो पूरे गांव, शहर या पूरे देश के लिए हो, सभी लोगों के लिए हो, पब्लिक के लिए हो, ऐसी फैसिलिटीज़ को हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जनाब, ये कहावत यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि पैसों से सब कुछ नहीं ख़रीदा जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पैसों से घर ख़रीद सकते हैं लेकिन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं ख़रीद सकते। आप पैसों से अच्छे कपड़े, अच्छा खाना खरीद सकते हैं लेकिन आप खुद को बीमार होने से नहीं बचा सकते। खुद को बीमार होने से बचाने के लिए या फिर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने के लिए आपको ऐसी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ ये चीज़ें अवेलेबल हो नेचुरली। ज़्यादातर देखा जाता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ इंडिविजुअल फैसिलिटीज़ से चीप होती हैं, सस्ती होती हैं लेकिन बेहतर भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक गांव में हर घर के आगे एक गार्ड रख दें तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी और वो बहुत महंगे पड़ेंगे लोगों को। लेकिन अगर उसी गांव के लिए एक
चौकीदार रख दिया जाए पूरे गांव की जो देखभाल कर सके, तो वो हमें सस्ता पड़ेगा और वो अच्छे से देखभाल भी रख पाएंगे। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ सस्ती होती है लेकिन बेहतर भी पब्लिक फैसिलिटीज़ ही होती है। इसी तरह अगर किसी मोहल्ले में, किसी गांव में या किसी शहर में कोई एक बच्चा, कोई एक इंसान पढ़ना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक इंसान के लिए स्कूल खोलेगी? नहीं। वहाँ के जब तक सारे लोग या सारे इंसान पढ़ना नहीं चाहें, जब तक वहाँ स्कूल नहीं बनाया। इसी तरह हॉस्पिटल जो बनाया जाता है किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए बनाया जाता है। तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं। जहाँ की पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, वहाँ के लोग हेल्दी, एजुकेटेड होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है, और यही वो स्टेट और कंट्रीज़ होती हैं जो डेवलप्ड भी मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी क्या डेवलपमेंट को लंबे समय तक मेंटेन रखा जा सकता है। इसके लिए कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई देश डेवलप्ड है, उसने डेवलपमेंट कर लिया है, वो डेवलप हो चुका है, तो उसकी यही कोशिश होगी कि डेवलपमेंट का उसका ये लेवल हमेशा बढ़ता रहे, या कम से कम इतनी कोशिश तो ज़रूर होगी कि ये लेवल हमेशा मेंटेन रहे, कायम रहे, इससे कम ना हो। और उसके लिए वो अपने सारे अवेलेबल रिसोर्स इस्तेमाल करता रहेगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने ये वार्निंग दी है कि डेवलपमेंट का जो तरीका आज इस्तेमाल किया जा रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। यानी इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके कोई भी कंट्रीज़ लंबे समय तक डेवलपमेंट को मेंटेन नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री डेवलपमेंट के लिए अपने अवेलेबल रिसोर्स इस्तेमाल करती है जो उस कंट्री में अवेलेबल है। रिसोर्सेज रीन्यूएबल भी होते हैं और नॉन रीन्यूएबल भी होते हैं। ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के अंदर मौजूद पानी एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, यानी इस्तेमाल करने के बाद बारिश के ज़रिए वो वाटर लेवल दोबारा से अवेलेबल हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर इस्तेमाल ज़्यादा कर लें और बारिश कम हो तो क्या होगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। इंडिया में स्पेशली पंजाब और वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा खेती की इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करता है, यानी वो इंजन के थ्रू ज़मीन से पानी निकालकर अपनी फसलों को सींचता है, फसलों को पानी देता है। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है जो कि बारिश के थ्रू दोबारा अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ग्राउंड वाटर ज़्यादा इस्तेमाल हो और बारिश कम हो, तो उससे क्या होगा, वाटर लेवल कम ही होगा। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उनका कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करते हैं। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के भंडार की अगर हम बात करें तो ये भी एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है जो कि इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाना है। दुनिया में अगर हम इसके भंडार की बात करें तो मिडिल ईस्ट में 808,000 मिलियन बैरल्स कच्चे तेल के भंडार हैं, और अगर उनका इस्तेमाल ऐसे ही चलता रहा तो 78 ईयर्स यानी 78 साल के बाद मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के भंडार ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद उन लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 44,000 मिलियन बैरल्स कच्चे तेल के भंडार हैं, और इसी तरह से अगर अमेरिका अपने कच्चे तेल के भंडार को इस्तेमाल करता रहा तो 12 साल बाद अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार ख़त्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 1687,000 मिलियन बैरल्स कच्चे तेल के भंडार पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और अगर उनका इस्तेमाल हम इसी तरह से करते रहे तो 53.3 यानी 53 साल के बाद पूरी दुनिया से कच्चे तेल के भंडार ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमें कच्चे तेल के लिए और उसके इस्तेमाल के लिए कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, और उस तरीके से हो सकता है कि हम नेचर को किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाएं। यहाँ ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रिसोर्स के लगातार इस्तेमाल से हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, और इन्वायरमेंट को होने वाला नुकसान किसी एक देश के लिए नहीं होता बल्कि वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ता है। इसीलिए समाज का एक
जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये सवाल जरूर करना चाहिए कि विकास के लिए क्या नेचर को नुकसान पहुंचाना जरूरी है? नेचर को नुकसान पहुंचाकर विकास करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हम क्या बनना चाहते हैं? हमारा क्या मकसद है? अपने विकास के लिए, अपने फायदे के लिए नेचर को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हमारे बाप का नहीं है। इस दुनिया को हमने अपने बाप दादाओं से विरासत में नहीं लिया है, बल्कि हमने आगे आने वाली जनरेशन से उधार लिया हुआ है। ये हमें उनको वापस करना है, ऐसी का ऐसी लौटाना है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी अवेलेबल रिसोर्सेज को, इन्वायरमेंट को, नेचर को इस्तेमाल कर सके। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया हो। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम एक नेक्स्ट चैप्टर, एक नई एनर्जी और एक नए एंटरटेनमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय। तो देवियों और सज्जनों, वीडियो देखने के लिए आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बोले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, चैनल सब्सक्राइब किए बिना हिले भी नहीं यहाँ से। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता।